Hello everyone. In this video I will explain rule 6 of order 9. It is most important for preliminary point of view. इससे आपके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं लिमिटेशन एक्ट के साथ कोरिलेट करके, रूल 13 के साथ कोरिलेट करके। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोविज़न है, इसको हम देखते हैं। रूल 6 तक आपने देखा था नॉन अपीयरेंस में सूट कब डिसमिस होगा। अब रूल 6 की बात करते हैं। रूल 6, इफ ऑन दैट डेट ऑफ हियरिंग, जो भी सम्मन में डेट मेंशन थी, सम्मन में जो डेट मेंशन थी फॉर द अपीयरेंस, उस डेट को अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है बट प्लेंटिफ आ जाता है, प्लेंटिफ अपीयर होता है बट सिचुएशन है नॉन अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है, देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें 3 रूल्स दिए हैं। पहला, इन केस ऑफ ड्यू सर्विस ऑफ सम्मन, अगर सम्मन ड्यूली सर्व हो चुके हैं, if it is proved before the court that someone was duly served to the defendant, still if defendant does not appear before the court, then court is authorized to make an order for ex parte proceeding. अब आपको समझना है कि ex parte proceeding क्या होती है। ex parte जनरल, देखिए जनरल रूल पूरी सिविल प्रोसीजर कोड में आपको मिलेगा। जनरल रूल इज दैट कि कोर्ट विल ऑलवेज कंडक्ट एनी प्रोसीडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज, दैट इज कॉल्ड बाय पार्टी प्रोसीडिंग। कोर्ट, न्यायालय जो भी कार्रवाई करेगा वो दोनों ही पक्षों की मौजूदगी में करेगा। इसको हम द्विपक्षीय कार्रवाई कहते हैं, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं एक्स पार्टे प्रोसीडिंग रूल 6 में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स पार्टे प्रोसीडिंग? द एक्स पार्टे प्रोसीडिंग इज दैट प्रोसीडिंग इन विच court will allow the evidence of the plaintiff only, but court will not allow the defendant to produce evidence. It means court will conduct the proceeding in the absence of evidence which may be produced by the defendant. Defendant को allow नहीं करेंगे। हो सकता है defendant एविडेंस दे सकता था, क्योंकि ये प्रोसीडिंग एक्स पार्टे है इसलिए डिफेंडेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा। किस पर बार लगी है? डिफेंडेंट कैन नॉट प्रोड्यूस एविडेंस इन हिज सपोर्ट, केवल प्लेंटिफ एविडेंस प्रोड्यूस करेगा। बट एक्स पार्टे प्रोसीडिंग में जो सबसे समझने वाली बात है, हमेशा याद रखने वाली बात है, एक्स पार्टे प्रोसीडिंग में डिफेंडेंट पर बार लगता है केवल एविडेंस प्रोड्यूस करने के रेफरेंस में। डिफेंडेंट कैन स्टिल क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस ऑफ द प्लेंटिफ। भाई प्लेंटिफ ने प्लीडिंग्स में, अपने प्लेंट में जो प्लीडिंग्स लिखी हैं उस प्लीडिंग्स को तो प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के सामने, क्योंकि 165 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, द इंडियन सेक्शन 165 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट का जो प्रोविजन है वो कहता है द जजमेंट शैल बी बेस्ड ऑन द फैक्ट विच हैव बीन ड्यूली प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट। अब कौन से फैक्ट ड्यूली प्रूव होते हैं? केवल हम उसी फैक्ट को ड्यूली प्रूव मानते हैं विच हैज़ बीन क्रॉस एग्जामिन्ड बिफोर द कोर्ट, जिसको कि ऑपोजिट पार्टी ने क्रॉस एग्जामिन कर लिया हो। कोई भी तथ्य, जिस तथ्य को दूसरे पक्षकार ने जब तक क्रॉस एग्जामिन नहीं किया तब तक वो तथ्य सम्यक रूप से साबित नहीं माना जाता है। तो प्लेंटिफ, ठीक है एक्स पार्टे प्रोसीडिंग है, डिफेंडेंट के ऊपर बार लगा है, बट डिफेंडेंट के ऊपर आप ये बार नहीं लगा सकते कि वो प्लेंटिफ के जो भी प्लीडिंग्स हैं उन प्लीडिंग्स को प्रूव करने के लिए, भाई वो कुछ, मान लीजिए उसने कोई विटनेस प्रोड्यूस किया, तो क्या उस विटनेस की क्रेडिबिलिटी, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस कैसे आप एग्जामिन करेंगे? द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट विटनेस कैन बी एग्जामिन ओनली आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन। जब वो डिफेंडेंट इस प्लेंटिफ को क्रॉस एग्जामिन करेगा तब ही इसकी ट्रस्टवर्दीनेस न्यायालय के सामने साबित हो पाएगी। देन ओनली वी कैन से दैट फैक्ट इज प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट, और तभी उसके बेसिस पर कोर्ट जजमेंट पास करेगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि ex parte proceeding में defendant cannot produce evidence in his favor, but he can always cross examine the
विटनेसेस ऑफ द प्लेंटिफ, वो प्लेंटिफ के विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है. सपोज इन बिटवीन ही सक्सीड्स, डिफेंडेंट सक्सीड कर जाता है, डिफेंडेंट सेटिस्फाई कर ले जाता है कोर्ट को कि देयर वॉज सम टेंजिबल ग्राउंड, देयर वॉज सम रीजनेबल कॉज फॉर हिज नॉन अपीयरेंस, देन कोर्ट मे सेट असाइड द एक्स पार्टे प्रोसीडिंग, और उसके आगे से बाय पार्टे प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर सकता है. बाय पार्टे प्रोसीडिंग मतलब उसके आगे से अब दोनों पार्टीज के एविडेंस लिए जाएंगे, बट इट इज कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी. He cannot claim it as a matter of right. It is the discretion of the court. If court satisfied, then only. तो ये था ex parte proceeding. अब देखिए, सपोज ये ex parte proceeding में डिफेंडेंट क्रॉस एग्जामिन भी करता है प्लेंटिफ के विटनेसेस को. प्लेंटिफ ने जो जो एविडेंस प्रोड्यूस करे हैं, सपोज उस पर जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया, स्टिल डिफेंडेंट सक्सीड नहीं हो पाता है. रादर देन प्लेंटिफ सक्सीड इन प्रूविंग हिज कॉज ऑफ एक्शन. प्लेंटिफ वो कॉज ऑफ एक्शन को न्यायालय के सामने साबित कर देता है. तो जितने भी तथ्य साबित हुए वो कैसे हुए? ऑल दोज फैक्ट हैव बीन ड्यूली प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, बिकॉज ऑल दोज फैक्ट हैव बीन क्रॉस एग्जामिन्ड बाय द ऑपोजिट पार्टी, दैट इज द डिफेंडेंट. सो नाउ कोर्ट मे पास, और डेफिनेटली कोर्ट विल पास एक्स पार्टे डिक्री. कोर्ट क्या पास करेगी? पहले एक्स पार्टे प्रोसीडिंग थी, और उस प्रोसीडिंग में जो जो एविडेंस प्लेंटिफ ने प्रोड्यूस किए, उन फैक्ट्स पर अगर क्रॉस एग्जामिन होने के बाद अगर वो फैक्ट प्रूव हो गए क्या कोर्ट के सामने, देन कोर्ट विल पास एक्स पार्टे डिक्री इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ. ये है एक्स पार्टे डिक्री. अब एक्स पार्टे डिक्री अगर हो गई, देन इज देयर एनी रेमेडी अवेलेबल टू द डिफेंडेंट? यस, इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. इन केस ऑफ एक्स पार्टे डिक्री डिफेंडेंट के पास क्या क्या रेमेडीज हैं? तो डिफेंडेंट के पास देखिए, ही मे मेक एन अपील अंडर सेक्शन 96 क्लॉज 2 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड. उसके पास ये ऑप्शन है कि वो या तो अपील कर ले, वो अपील भी कर सकता है, और ही मे मेक एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13, that is to set aside the ex parte decree. अब इसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो सेट असाइड की एप्लीकेशन है, दैट एप्लीकेशन अंडर रूल 13, ऑर्डर 9 के रूल 13 में जो आवेदन करेगा ना, कि जो एक पक्षीय आपने डिक्री पारित करी है, इसको अपास्त करने के लिए जो आवेदन रूल 13 में करेगा, that application must be made within 30 days from the date of the ex parte decree. जिस दिन वो ex parte decree उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट में हुई है, उसके 30 दिन के भीतर ही रूल 13 में उसको ex parte को सेट असाइड कराने के लिए एप्लीकेशन कर देना चाहिए. That period is mentioned under Article 122 of the Limitation Act. ये जो 30 दिन का टाइम है ना, ये जो काल है, ये परिसीमा काल जो अधिनियम है आपका लिमिटेशन एक्ट, इसके 122 आर्टिकल में मेंशन्ड है. अब देखिए, जिन स्टेट में लिमिटेशन एक्ट सिलेबस में है, उनमें हमेशा वो पीरियड भी ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है. यूपी में चूंकि लिमिटेशन एक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपको वो पीरियड नहीं पूछेंगे, बट एमपी में लिमिटेशन एक्ट सिलेबस में है, अगर हरियाणा में है, जहाँ जहाँ लिमिटेशन एक्ट आपके सिलेबस में है, दिल्ली में है, तो आपको वो पीरियड भी साथ में याद रखना है. व्हाट इज द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड फॉर द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13, दैट इज 30 days, मेंशन्ड वेयर अंडर आर्टिकल 122. तो इट इज कॉल्ड द कोरिलेशन. आपको इस तरीके से पढ़ना है सीपीसी को. ये हमारा हो गया कि 2 रिलीफ है, अपील कर सकता है और आपका सेट असाइड कर सकता है. ये आपको सीधे ऑर्डर 9 में ये दोनों रिलीफ आपको दिख जाएंगे. अब जब ऑर्डर 9 का रूल 13 आप देखेंगे तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन है. उस एक्सप्लेनेशन में साफ साफ लिखा है, इसको भी बहुत ध्यान से देखना है आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से. इफ एनी सपोज द डिफेंडेंट ऑप्ट फॉर द अपील अंडर सेक्शन 96 क्रॉस 2, वो कहता है कि ठीक है मुझे अपील करना है. इफ दैट अपील डिस्पोज्ड ऑफ मतलब अगर वो अपील रिजेक्ट कर दी कोर्ट ने, अपीलेट कोर्ट ने,
फिर वो ही कैन नॉट मेक एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13। केवल एक ही सिचुएशन में अपील करने के बाद भी वो ऑर्डर 9 रूल 13 में सेट असाइड के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। वो है कि उस डिफेंडेंट ने अपील की और अपील करने के बाद विड्रॉ कर ली, वापस ले ली उस अपील को। Then only he can make an application under Order 9 Rule 13 to set aside that ex parte decree. Otherwise अगर उसने अपील कर दी, अपील कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दी, उसके फेवर में नहीं गया, तो फिर अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप रूल 13 में चले आइए। ठीक है, ये था पहला। दूसरा है, अगर उसने अपील की जगह उसने ऑर्डर 9 रूल 13 में सोचा कि मैं पहले ऑर्डर 9 रूल 13 में एप्लीकेशन लगा दूं, अगर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई और पहले उसने क्या लगाया ऑर्डर 9 रूल 13, और अगर वो रिजेक्ट हो गई तो फिर इसके बाद उसको राइट है कि वो अब अपील कर सकता है। इसको ध्यान रखिएगा आप पीटी के लिए कि अपील करने के बाद अगर अपील डिस्पोज ऑफ हो गई देन ही कैन नॉट मेक एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 अनलेस एंड अनटिल ही प्रूव बिफोर द कोर्ट दैट अपील हैज बीन विड्रॉन। ठीक है, ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब देखिए, मैं जब रूल 6 पढ़ा रही थी तो मैंने केवल उसका एक पार्ट डिस्कस किया आपसे, एक्स पार्टे, जो कि आप जब भी एक्स पार्टे पे लिखेंगे आप हमेशा रूल 6 को इसी तरीके से 13 के साथ में कोरिलेट करके 96 के साथ में 122 लिमिटेशन एक्ट के साथ में इस तरीके से आप पढ़िए। अब हमारे दो पार्ट बचे हैं। दूसरा पार्ट कहता है कि अगर जो सम्मन सर्व रूल 6 का सेकंड पार्ट बी क्लॉज, अगर सर्विस सम्मन की ड्यूली सर्व सम्मन नहीं किया गया है देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, कोर्ट विल इशू द फ्रेश सम्मन। भाई आपने अगर सम्मन सर्व जो किए हैं वो सम्मन सर्व नहीं हो पाया, ड्यू सर्विस नहीं हुई, सर्विस हुई नहीं उसकी, तो कोर्ट की क्या ड्यूटी है, ऑब्जेक्ट तो भाई पूरा हुआ ही नहीं, बिकॉज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ द सम्मन इज टू इन्फॉर्म द ऑपोजिट पार्टी, ये तो हुआ ही नहीं, तो कोर्ट विल इशू फ्रेश सम्मन। ठीक, कुछ भी नहीं है इसमें, दोबारा से सम्मन इशू कर देगी कोर्ट। थर्ड क्लॉज, सर्विस भी सम्मन की हो गई है और सम्मन ड्यूली सर्व हुआ है, ड्यू सर्विस हुई है उसकी, प्रॉपर डेट वेट सब कुछ लिखा हुआ था, सब कुछ था, पोस्टल चार्ज जो भी फीस थी सब कुछ उसमें हुआ है, जितने डिफेंडेंट थे सबके पास पहुंचा, बट द टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट। वो जो डेट जिस दिन सर्विस हुई सम्मन की, द टाइम गैप बिटवीन द सर्विस ऑफ सम्मन एंड द डेट ऑफ अपियरेंस, मतलब इस डेट को सर्विस हुई और इस डेट को आपको आना है, जो बीच का टाइम है इट इज़ वेरी शॉर्ट। इतना टाइम ही आपने डिफेंडेंट को नहीं दिया सो दैट ही कैन इफेक्टिवली अपियर बिफोर द कोर्ट। भाई कोर्ट में अपियर होने का ऑब्जेक्ट क्या है, वो WS बनाएगा, वो कुछ सोचेगा, किसी एडवोकेट से मिलेगा, उसको प्रॉपर टाइम तो दीजिए। आपने तो एक फॉर्मेलिटी कर दी कि आपने वो सम्मन जो बस सर्विस करा दी, बट उस सर्विस का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है वो भी तो फुलफिल होना चाहिए। तो अगर ऐसा सिचुएशन है देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस कि उसको टाइम ही नहीं मिला पूरा, देन कोर्ट में एडजर्न द प्रोसीडिंग। जिस डेट को वो अपियर होना था उसमें अगर टाइम गैप कम है देन कोर्ट में एडजर्न दैट प्रोसीडिंग, उस दिन की प्रोसीडिंग को एडजर्न करेगा एंड कोर्ट में गिव द नेक्स्ट डेट, अगली डेट कोर्ट दे देगी डिफेंडेंट को अपियरेंस के लिए। और जो भी कॉस्ट आएगी ना भाई, एडजर्नमेंट की जो भी कॉस्ट आएगी दैट कॉस्ट विल बी इम्पोज्ड ऑन द प्लेंटिफ। इम्पोज करेगी प्लेंटिफ के ऊपर, क्यों करेगी, क्योंकि इट इज़ द डिफॉल्ट ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का डिफॉल्ट है कि आपने सर्विस लेट कराई और उसकी वजह से, उस लेट सर्विस की वजह से हमें प्रोसीडिंग एडजर्न करनी पड़ी, तो कोर्ट का टाइम वेस्ट हुआ, तो इसके लिए कॉस्ट इम्पोज की जाएगी। कॉस्ट इम्पोज करने का हमेशा ऑब्जेक्ट यही होता है कि कोई भी पार्टी टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले कोर्ट की प्रोसीडिंग को, नेग्लिजेंटली आप अपना काम ना करें। आपको कोर्ट की गरिमा को बना के रखना है। यदि किसी भी व्यक्ति ने इस तरीके से कोई काम किया देन कोर्ट इज ऑथराइज टू इम्पोज कॉस्ट इम्पोज कर देती है। तो इस सिचुएशन में कॉस्ट इम्पोज कर देगी, एडजर्नमेंट में जो भी कॉस्ट आनी है, और अगली डेट दे देगी और उस समय अपियर हो जाएगा डिफेंडेंट। अब देखिए रूल 6 हमने पढ़ लिया, उसके बाद है रूल 7। अब देखिए जो एडजर्नमेंट की डेट आपने रूल 6 में दी है, अगर डिफेंडेंट उस दिन अपियर होता है एडजर्नमेंट वाली डेट पर, और एडजर्नमेंट वाली जो अगली डेट दी थी उस दिन अपियर होके
अगर डिफेंडेंट कोई ऐसा सफिशिएंट कॉज, कोई ऐसा ग्राउंड बताता है जिससे कि कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है कि वाई ही वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, what was the reasons, what were the reasons for his non-appearance on the first date of hearing, and if the court is satisfied that those grounds were reasonable or tangible ground, then court will मेक अ फिक्शन। अब देखिए रूल 7 में एक लीगल फिक्शन काम करती है। कोर्ट ऐसा मानेगी कि वो उसी दिन प्रेजेंट हुआ था। थ्योरी ऑफ रिलेटिंग बैक विल अप्लाई। एक लीगल फिक्शन है और प्रोसीडिंग कैसी चलेगी, माना जाएगा कि वो उसी दिन प्रेजेंट हो गया था। बस इसमें यह है कि एक लीगल फिक्शन क्रिएट होती है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द रूल 8। रूल 8 कहता है कि अगर प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपियर, केवल डिफेंडेंट अपियर हो जाता है और प्लेंटिफ अपियर नहीं होता है, तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंस होगा देखिए। अब प्लेंटिफ तो अपियर हुआ नहीं है, केवल डिफेंडेंट अपियर हुआ है, तो इसमें 2 पार्ट हैं। अब जो भी प्लीडिंग्स होंगी ना प्लेंट की, भाई प्लीडिंग्स में डिफेंडेंट ने बहुत सारी, प्लेंटिफ ने बहुत सारी अपनी बातें कही होंगी। सपोज इट वाज अ केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आए हैं। डिफेंडेंट जितने पोर्शन को प्लेंटिफ के, प्लेंट में जो जो आपने कथन लिखे हैं वाद पत्र में, जितने पोर्शन को डिफेंडेंट एडमिट कर लेगा उस दिन, कोर्ट उसके अगेंस्ट में तो डिक्री पास कर देगी। बाकी के जो पोर्शन बचा जिसको कि डिफेंडेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, प्लेंटिफ तो है नहीं, डिफेंडेंट एडमिट नहीं करता, अगर पूरे को एडमिट नहीं किया देन कोर्ट विल डिसमिस द सूट, होल सूट, पूरा सूट डिसमिस हो जाएगा। और सपोज अगर उसने कुछ पार्ट को एडमिट कर लिया तो उस पार्ट पर डिक्री पास कर देगा कोर्ट डिफेंडेंट के अगेंस्ट और प्लेंटिफ के फेवर में, और बाकी के पार्ट को डिसमिस कर देगा। ये हमारा रूल 8 है। तो इसको आपको, ये हमारे मेन प्रोविजंस थे जो हमने ऑर्डर 9 में पढ़ लिए, ठीक है। इसको आपको बहुत ध्यान से ऑर्डर 9 को देखना है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था ऑर्डर 9 का, जो मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आप लोगों को कोशिश की है क्लियर करने की। थैंक यू सो मच।